हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका संवेग आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसा टॉपिक है जो चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर उत्तराखंड स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, इनके प्री के एग्ज़ाम्स हो या फिर मेंस का एग्ज़ाम हो, दोनों ही फेजेस में इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है और दोनों ही फेजेस में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी के जो कमिटमेंट्स हैं और उनमें इंडिया ने अभी तक क्या प्रोग्रेस कर ली है, उसको इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि आने वाले प्री के एग्ज़ाम्स में अगर क्वेश्चन बनते हैं तो आप उसे अटेम्प्ट कर पाएँ और मेंस में आपके पास लिखने के लिए एक फॉर्डर मटेरियल हो जाए। देखिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 की मीटिंग में, जो कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुई थी, वहां पर इंडिया ने 2070 तक नेट कार्बन एमिशन फ्री होने का कमिटमेंट किया है। यानी इंडिया जितना एमिशन करेगा उतने ही एमिशन को एब्जॉर्ब भी करेगा। अब इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी पावर सप्लाई की नीड्स को रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर शिफ्ट करें। कुछ सालों पहले तक हम सिर्फ मिटिगेशन पर फोकस कर रहे थे, यानी उत्सर्जन को कैसे हम कम करें, फॉसिल फ्यूल्स पर अपनी डिपेंडेंसी घटाएं और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर शिफ्ट करें। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से हमने एक और अप्रोच पे काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें हम अपनी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की कैपेसिटी को ड्रास्टिकली बढ़ा रहे हैं और धीरे धीरे आने वाले कुछ डिकेड्स में हमारी फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंस अपने आप ही खत्म हो जाएगी। और ये एक ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच भी लगता है। अपने 2070 तक नेट कार्बन एमिशन फ्री होने के अनाउंसमेंट के साथ ही इंडिया ने ये भी अनाउंस किया है कि 2030 तक 500 गीगावाट का पावर जनरेशन हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से ही करेंगे। देखिए, एट प्रेजेंट हमारी रिन्यूएबल एनर्जी से पावर जनरेशन कैपेसिटी लगभग 150 गीगावाट है, जिसमें से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सोलर एनर्जी का है, लगभग 48.5 गीगावाट का। इसके बाद आता है लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट, यानी जो बड़े बड़े डैम हैं जैसे टिहरी डैम। उसके बाद थर्ड नंबर पर विंड एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है, जो कि लगभग 40 गीगावाट है। फिर बायो पावर का कंट्रीब्यूशन है और उसके बाद स्मॉल हाइड्रो पावर का कंट्रीब्यूशन है। आपको एग्जैक्टली फिगर्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सीक्वेंस याद रखिए कि सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी का है, उसके बाद हाइड्रो पावर का है। देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी से जो हम पावर जनरेशन करते हैं उसकी कैपेसिटी अभी 6.78 गीगावाट। अब ये जो 150 गीगावाट के आसपास हमारी पावर जनरेशन है, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के अंतर्गत इंडिया ने अपना नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन अनाउंस किया था, जिसमें इंडिया ने ये कहा था कि अपनी टोटल पावर जनरेशन का लगभग 40% हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज से करेंगे 2030 तक। 2021 में हमारी पावर जनरेशन कैपेसिटी 392 गीगावाट है और इसमें से हम लगभग 157 गीगावाट रफली रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करते हैं, जो कि बनता है लगभग 40.1%। यानी जो टारगेट हमें 2030 तक अचीव करना था, वो हमने 2021 में ही अचीव कर लिया है। ये दिखाता है कि इंडिया अपने नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन के लिए न सिर्फ सीरियस है, बल्कि हम एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए भी बहुत ज्यादा कमिटेड हैं। अपने टारगेट को हमने 9 साल पहले अचीव कर लिया है और इसके बाद हमने अपने लिए एक नया टारगेट भी सेट किया है, यानी 2030 तक हम अपनी रिन्यूएबल एनर्जी से पावर जनरेशन की कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक कर देंगे। देखिए, इससे इंडिया की सॉफ्ट पावर भी इंक्रीज होती है इंटरनेशनल लेवल पर। मिलिटरीली तो हम अपनी हार्ड पावर इंक्रीज कर ही रहे हैं, लेकिन अगर हमें ट्रू सेंस में वर्ल्ड लीडर बनना है तो हमें अपनी सॉफ्ट पावर भी इंक्रीज करनी होगी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में हम आगे बात करेंगे। वो भी इंडिया का एक बड़ा इनिशिएटिव है जो कि इंडिया की सॉफ्ट पावर को इंक्रीज करता है। वैसे इंटरनेशनल योगा डे की बात की जाए तो वो भी इंडिया की सॉफ्ट पावर को इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ाता है। अब देखिए, हमने इंडिया के विजन की तो बात कर ली कि हमने अपने लिए क्या टारगेट्स रखे हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं। अब हमने क्या पॉलिसी और प्रोग्राम्स बनाए हैं इस विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कुछ प्रोग्राम्स हैं। देखिए, पहला प्रोग्राम जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कुसुम स्कीम। यह एब्रिविएशन है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान का। देखिए, ऊर्जा सुरक्षा की बात है, यानी किसान को जो रिक्वायर्ड ऊर्जा है फार्मिंग के लिए, उसकी सुरक्षा मिल जाए। अब ये कैसे संभव है? जब उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फार्मिंग एक्टिविटी के लिए अनइंटरप्टेड मिले। अभी हम इतनी पावर जनरेशन तो कर नहीं पा रहे हैं कि हर गांव में अनइंटरप्टेड बिजली की सप्लाई हम कर पाए, लेकिन इसे अचीव किया जा सकता है। देखिए, खेती के लिए सबसे जरूरी है पानी, और पानी को नहर से या अंडरग्राउंड से खींचने के लिए जरूरत पड़ती है पंप की, और पंप को चलाने के लिए चाहिए होती है बिजली। अगर ये बिजली सोलर पैनल से किसान को मिल जाए तो इसके कई फायदे होंगे। एक तो ऐसी पावर अनइंटरप्टेड होगी, उसकी लागत बहुत ही ज्यादा घट जाएगी और सरप्लस बिजली दूसरे उपयोग में भी आ सकती है।
अब गवर्नमेंट का टारगेट इसमें ये है कि 30.8 गीगावाट यानी लगभग 31 गीगावाट की सोलर कैपेसिटी हम जनरेट कर सकें 34,000 करोड़ रुपए लगा। अब इतना पैसा खर्च होगा तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ प्लान भी बनाया होगा। एक्चुअली इस प्लान को 3 कंपोनेंट में डिवाइड किया गया है। पहले कंपोनेंट में हमें 10,000 मेगावाट डिसेंट्रलाइज्ड ग्रिड बनाना है, जहां पर प्रत्येक सोलर पावर प्लांट की कैपेसिटी 2 मेगावाट होगी। क्या है डिसेंट्रलाइज्ड? देखिए, डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब ये है कि ऐसा सिस्टम जहां हर यूनिट कंट्रीब्यूशन के लिए भी जिम्मेदार है और आपस में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी जिम्मेदार है। सेंट्रलाइज सिस्टम में एक पावरफुल यूनिट सेंटर में रहती है जो सबसे कंट्रीब्यूशन ले लेती है, बिजली का या डेटा का, किसी का भी, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए खुद जिम्मेदार रहती है, यानी बॉस की तरह एक्ट करती है। लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम में सारी यूनिट्स खुद कंट्रीब्यूट भी करती हैं और वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी अपने अपने लेवल पर जिम्मेदार रहती हैं, यानी अपने चारों ओर की यूनिट को वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं। आप इसे एक जाल की तरह समझ सकते हैं। बेसिकली हमें 10,000 मेगावाट का एक जाल बनाना है। किसका? सोलर पावर प्लांट का, जहां हर सोलर पावर प्लांट 2 मेगावाट कंट्रीब्यूट करेगा। अब इस प्लांट के दूसरे कंपोनेंट में सरकार 20 लाख सोलर पावर्ड पंप को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, यानी ये नए सोलर पावर्ड पंप होंगे जो कि किसानों में बांटे जाएंगे, जिससे वो अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरी कर सके। इसके बाद तीसरे कंपोनेंट में सरकार उन 15 लाख डीजल से चलने वाले पंप को रिप्लेस करेगी सोलर पंप से। बेसिकली इन डीजल के पंप्स का सोलराइजेशन किया जाएगा। चलिए, ये तो हमने देख लिया कुसुम स्कीम के बारे में। अब देख लेते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम के बारे में। देखिए, इससे पहले आपने इस स्कीम के बारे में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी सुना होगा। अगर आप करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये कोई सब्सिडी स्कीम नहीं है कि जहां आपको एक फैक्ट्री लगाने के लिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से सब्सिडी दे रही हो। इस स्कीम का टारगेट इसके नाम में ही छुपा हुआ है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी ऐसा इंसेंटिव जो कि आपके प्रोडक्शन से लिंक्ड है। जैसे आप अगर एक फैक्ट्री लगाते हैं जहां आप सोलर पावर पैनल के बहुत ही क्रिटिकल इक्विपमेंट बनाते हैं जो कि पैनल को बहुत हाई एफिशिएंसी देते हैं, और एज अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव मैं आपको टारगेट देता हूं कि अगर आप महीने में 100 यूनिट से ऊपर बनाएंगे तो उन 100 यूनिट से ऊपर के प्रोडक्शन पर, हर यूनिट प्रोडक्शन पर मैं आपको कुछ पैसे दूंगा। यानी आप 100 के बाद 101, 102, 103, 200, 1000, 50,000 जो कुछ भी प्रोडक्शन करते हैं उस पर यूनिट प्रोडक्शन पर मैं आपको 10 रुपए दूंगा। यानी अगर आपने 200 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो आप 10 रुपए के हिसाब से मुझसे यानी गवर्नमेंट से 1000 रुपए लेंगे। अब इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट अपने ही देश में सोलर पैनल्स को बनाने के लिए जो क्रिटिकल इक्विपमेंट है उनकी मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम तैयार करना चाहती है, और साथ ही इससे हमारे अपने देश में जॉब जनरेशन भी होगी। और तीसरा, इस सेक्टर में हम स्किल्ड एम्प्लॉयज भी प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो अगर ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये स्कीम बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। गवर्नमेंट ने इसके लिए अभी 4,500 करोड़ का बजट दिया है, और इस स्कीम के तहत हाई एफिशिएंसी सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स बनाए जाएंगे जिसमें सेल्स, वेफर्स, इग्नॉट्स, पॉलीसिलिकॉन, ये सब कुछ मैन्युफैक्चर किया जाएगा। अब तीसरी स्कीम भी डिस्कस कर लेते हैं जो कि है सोलर पार्क स्कीम। इस स्कीम में जो लार्ज स्केल के सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें हमें ग्रिड से कनेक्ट करना है। ग्रिड का कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको समझा दिया है। देखिए, यहाँ गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि मार्च 2022 तक इन बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के ग्रिड से हम 40 गीगावाट तक एनर्जी जनरेशन कर सकें सोलर पैनल से। अब इस फील्ड में जो लोग काम करना चाहते हैं उन्हें गवर्नमेंट प्लग एंड प्ले की सुविधा देना चाह रही है। प्लग एंड प्ले का सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप इस फील्ड में काम करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट आपको लार्ज स्केल का पावर प्लांट लगाने के लिए रोड कनेक्टिविटी भी देगी, साइट पर पानी, जमीन, स्टैट्यूटरी क्लियरेंस सब कुछ देगी। यानी आपको जाकर के सिर्फ सेटअप करना है और काम शुरू कर देना है। 14 स्टेट में ऐसे 52 सोलर पार्क को सैंक्शन मिल चुका है और 40 गीगावाट में से 38 गीगावाट ऑलरेडी कमिश्निंग स्टेज में है, यानी इतना हम अचीव कर लेंगे। अब एक और स्कीम की बात कर लेते हैं, रूफटॉप सोलर पावर प्रोग्राम, जिसका फेज 2 लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने। देखिए, इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट 40 गीगावाट ऑफ एनर्जी रूफटॉप से जनरेट करना चाह रही है। रूफटॉप कहाँ के होंगे? पब्लिक बिल्डिंग्स हो सकती हैं, सरकारी बिल्डिंग्स हो सकती हैं, प्राइवेट बिल्डिंग्स हो सकती हैं, जहाँ पर सोलर पैनल लगाने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है। एग्जाम्पल के लिए कोई बड़ा गवर्नमेंट ऑफिस है। अब एक बड़े ऑफिस की छत भी बड़ी होगी
उस पर लगभग 100 पैनल का सोलर एनर्जी जनरेशन सेटअप लगाया गया है। अब इस बिजली को वो गवर्नमेंट ऑफिस सीधे इस्तेमाल नहीं कर लेगा, क्योंकि इसके लिए गवर्नमेंट के ऑफिस वायरिंग में चेंजेस करने पड़ेंगे। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ऑफिस का कंजप्शन 8 किलोवाट का है और सोलर एनर्जी से हम पावर जनरेशन 12 किलोवाट की कर रहे हैं, तो 4 किलोवाट सरप्लस बचता है, जो कि हम वापस बिजली विभाग को बेच सकते हैं और हमारा जो नेट कंजम्पशन है बिजली का वो ज़ीरो है, क्योंकि हमने जितना कंज्यूम किया बिजली को उससे ज़्यादा हमने प्रोड्यूस कर दिया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम है जहाँ से गवर्नमेंट 40 गीगावाट पावर जनरेशन करना चाहती है। आइए अब डिस्कस कर लेते हैं विंड एनर्जी में हमारे क्या प्लान्स हैं और हमारी प्रेजेंट कैपेसिटी कितनी है। देखिए, विंड एनर्जी के फील्ड में इंडिया 4th लार्जेस्ट कैपेसिटी रखता है पूरे वर्ल्ड में। अगर हम 120 मीटर की हब हाइट की बात करें, हब हाइट का मतलब हो गया कि जो विंड मिल है उसके विंग्स के सेंटर से ज़मीन की जो हाइट होती है उसे हब हाइट बोला जाता है। तो 120 मीटर की हब हाइट पर अगर हम अपने विंड मिल को सेटअप करें तो इंडिया का पावर पोटेंशियल इस समय 695 गीगावाट है। ये तो हमारा पावर पोटेंशियल है, लेकिन अभी हम जनरेट कितना कर रहे हैं? इस समय हम 40 गीगावाट जनरेट कर रहे हैं, जो कि अपने पोटेंशियल से काफ़ी कम है। लेकिन यहाँ एक बात जानने की ज़रूरत है कि लगभग 7.5 सालों में हमने अपनी विंड एनर्जी की कैपेसिटी को दोगुना किया है। तो जो हमारी प्रोग्रेस है इस फील्ड में वो बहुत अच्छी है रिसेंट टाइम्स में, और आने वाले टाइम में भी अच्छा ही करने की उम्मीद है। विंड एनर्जी में हम और अच्छा कर सकते, और इसके लिए गवर्नमेंट एक विंड एनर्जी पॉलिसी भी लेकर के आई है, जहाँ पर हमारी कोस्ट लाइन के अलाउंग ऑफशोर जा कर के विंड एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सकता है। ऑफशोर यानी कोस्ट से 20, 25, 30 किलोमीटर आगे जा करके। अब ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? ऐसा इसलिए कि वहाँ पर हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं। गुजरात और तमिलनाडु में इस तरह के प्रोजेक्ट्स लगाए जा चुके हैं और उन पर काम चल रहा है। गवर्नमेंट की एक और योजना है जिसमें गवर्नमेंट सोलर एनर्जी के ग्रिड को विंड एनर्जी के ग्रिड से जोड़ना चाहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिजली तो बिजली है, चाहे वो विंड एनर्जी से आए, चाहे सोलर एनर्जी से या फिर न्यूक्लियर एनर्जी से। अगर हम ग्रिड सबका कॉमन रख देंगे तो इससे डिस्ट्रीब्यूशन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। बायो एनर्जी के फील्ड में गवर्नमेंट ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स लेकर के आई है जहां पर एग्रीकल्चर वेस्ट को, अर्बन वेस्ट को और इंडस्ट्रियल वेस्ट को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें। इस समय जो सरप्लस बायोमास शुगर इंडस्ट्री से निकलता है शुगर बनाने के बाद, उससे भी एनर्जी जनरेशन किया जा सकता है और इस गवर्नमेंट इसे प्रमोट भी कर रही है। उसी तरीके से बायोगैस पावर जनरेशन एंड थर्मल एप्लीकेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। न्यू नेशनल बायोगैस एंड ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोग्राम भी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इसे आपको मोटा मोटा याद रखना है ताकि आपके मेंस के लिए एक फॉर्डर मटेरियल बन जाए। देखिए, पावर जनरेशन लगभग हम लोग 9.5 गीगावाट का कर रहे हैं बायोमास से, और स्मॉल हाइड्रो पावर कैपेसिटी हमारी 4.83 गीगावाट की है, जो कि इस समय ऑपरेशनल है। और स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के साथ अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस इस समय गवर्नमेंट का सोलर एनर्जी है, क्योंकि ये बिल्कुल ही अनलिमिटेड है। इसी के साथ एक फ्यूचर का फ्यूल है, उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, गवर्नमेंट नेशनल हाइड्रोजन मिशन लेकर के आई है और हाइड्रोजन को फ्यूल ऑफ द फ्यूचर भी कहा जाता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का डॉक्यूमेंट इंटर मिनिस्टीरियल कंसल्टेशन के लिए भेजा है। यानी सारी मिनिस्ट्रीज अपना एक कंसल्टेशन देंगी कि इस ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल के लिए वो लोग कैसे डिमांड जनरेट कर सकते हैं, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट कर सकते हैं, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपनी अपनी मिनिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन कैसे दे सकते हैं। देखिए, अभी ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल का कॉन्सेप्ट इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फेज़ में ही है, और इसको टेस्ट करने के लिए अभी जापान से हमने एक व्हीकल मंगाया भी है, जो कि दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जाएगा। लेकिन इस समय गवर्नमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ इसका एक इकोसिस्टम तैयार करने पर जोर दे रही है, जिससे गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट प्लेयर्स भी इस फील्ड में आगे आए। अब गवर्नमेंट का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अभी एक ट्राइपार्टाइट मेमोरेंडम साइन हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यानी MNRE के साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस और वर्ल्ड बैंक ने समझौता किया है, जो कि 8 सितंबर 2020 को हुआ था। और ये तीनों बॉडीज़ मिल करके इस इनिशिएटिव पर एक स्टडी करेंगी।
वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड। अब क्या है ये इनिशिएटिव, ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट के रूप में समझ लेते हैं। देखिए, हमने अभी कुछ देर पहले एक ग्रिड की बात की, जहां हर सोलर पावर प्लांट यूनिट अपना एक कंट्रीब्यूशन दे रही थी और वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी जिम्मेदार थी। इससे एक डिसेंट्रलाइज्ड ग्रिड बनता है। इसका फायदा ये होता है कि जो भी यूनिट सरप्लस बिजली बना रही है वो दूसरी यूनिट को ट्रांसफर कर सकती है जहां पर बिजली की डेफिशिएंसी है। अगर इसी कॉन्सेप्ट को इंटरनेशनल स्केल पर इमेजिन किया जाए तो एक ट्रांसनेशन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड सप्लाई ऑफ सोलर पावर क्रिएट होता है। मतलब इसका सिंपल सा फायदा ये है कि इंडिया जैसा देश अगर भविष्य में सरप्लस बिजली प्रोडक्शन करता है तो वो रशिया या फिर साउथ अफ्रीका जैसे देशों को वो सरप्लस बिजली एक्सपोर्ट कर सकता है, यानी बेच सकता है। पर ये पॉसिबल कैसे होगा? देखिए, फिलहाल के लिए तो योजना ये है कि अंडर वाटर केबल से हम ये बिजली सप्लाई करेंगे और ये बहुत ही महंगा प्रोजेक्ट भी होगा। तो हो सकता है इसमें 10 से 15 साल लग जाएं, लेकिन अगर ये एक बार सक्सेसफुल हो जाता है तो न सिर्फ इंडिया बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा, बल्कि इंडिया बहुत से देशों को बिजली सप्लाई भी कर पाएगा। अब लास्ट में देख लेते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव था ये 30 नवंबर 2015 को, जहां पेरिस में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की मीटिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये अनाउंसमेंट किया था कि हम फ्रांस के साथ मिल करके इंटरनेशनल सोलर अलायंस का क्रिएशन करेंगे। इसका हेडक्वार्टर इंडिया में बनाया गया है और ये पहली इंटरनेशनल बॉडी होगी जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में होगा। देखिए, इसमें एक बात जानना जरूरी है कि इस इंटरनेशनल बॉडी के मेंबर वो देश भी बन सकते हैं जो ट्रॉपिक्स में नहीं आते, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच, लेकिन उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे। और रिसेंट न्यूज के अनुसार यूनाइटेड नेशंस ने इस बॉडी को ऑब्जर्वर स्टेटस भी दे दिया है। 101 देशों ने इस फ्रेमवर्क को साइन कर लिया है और 80 देशों ने इसे रेटिफाई कर लिया है। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी जानने वाली जो बात थी वो ये है कि नॉन ट्रॉपिक्स कंट्री से ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट वोटिंग राइट्स। तो चलिए, ये टॉपिक आज यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।